सो दिस इज रोड टू डूम्सडे का एपिसोड नंबर 5, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर मूवी के फुल रिकैप के बारे में। सो ये कहानी है ब्रुकलिन के एक 45 किलो के बच्चे की, जिसमें इंजेक्ट किए जाते हैं मिलिट्री स्टेरॉइड्स एंड वो बन जाता है हमारा फर्स्ट अवेंजर यानी कैप्टन अमेरिका, दुश्मनों का दुश्मन। सो अपनी कहानी शुरू होती है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है एंड स्टीव रोजर्स जो कि एक बीमार 45 किलो का बच्चा है, जिसे किसी भी तरह मिलिट्री में ज्वाइन होना है एंड अपने देश की सेवा करनी है, जिसे 1000 तरह की बीमारियां हैं एंड नाम एंड सिटीज बदल बदल के अलग अलग मिलिट्री टेस्ट दे रहा है, बट हर जगह रिजेक्ट होता जा रहा है एंड हर कोई उसे बुली कर रहा है। एंड यहीं पे वो ड्रॉप करता है एमसीयू का वन ऑफ द कोल्डेस्ट कोट, यानी ये देन फिर उसका एक काफी लंबा चौड़ा हैंडसम बेस्ट फ्रेंड भी है जो कि मिलिट्री में है एंड जिसका नाम है बकी बार्न्स, एंड ये आने वाले एमसीयू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि स्टीव को ले जाता है वर्ल्ड एक्सपो में एंड दोनों ही काफी बढ़िया टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद बकी जाने वाला है वॉर पर। एंड जब ये दोनों वहाँ घूम ही रहे थे तब डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन उनकी नजर पड़ती है स्टीव रोजर्स पे, जो कि स्टीव के अंदर कुछ खास देखते हैं एंड उसे अपने मिलिट्री प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं, जो कि काफी सीक्रेट है एंड उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो दिल का साफ हो ना। उन्होंने स्टीव रोजर्स को बूट कैंप पे बुला लिया है, जहाँ पे कर्नल चेस्टर फिलिप्स एंड एजेंट पेगी कार्टर सभी सोल्जर्स की ट्रेनिंग करवा रही है एंड उसमें अपना स्टीव भी शामिल है। एंड इसी बीच हमको स्टीव रोजर्स का ये आइकॉनिक ग्रेनेड वाला सीन देखने को मिलता है। ग्रेनेड! भागो! भागो! भागो यहाँ से! हटो! स्टीव यहाँ पे ये प्रूव कर देता है कि इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए इससे बेहतरीन कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता। नाउ स्टीव को चूज किया गया है सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के लिए, जहाँ पे अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स एंड हावर्ड स्टार्क के साथ साथ काफी सारे लोग इस एक्सपेरिमेंट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। देन फिर ये लोग स्टीव पे एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड किसी न किसी तरह ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। देन फिर हमको स्टीव रोजर्स का सुपर सोल्जर में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। नाउ स्टीव इज मच टॉलर, कंप्लीटली जैक्ड एंड काफी ज्यादा हैंडसम। नाउ जैसे ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, हमें पता चलता है कि उनके बीच में एक हाइड्रा का स्पाई था जो कि इंस्टेंटली डॉक्टर एस्किन्स को मार देता है। नाउ हाइड्रा एक हिटलर की रिसर्च एजेंसी है जो कि शील्ड की तरह ही है, बट इन मोर करप्ट वे। नाउ स्टीव रोजर्स उस स्पाई को चेस करता है, हमको पूरी सिटी में इन दोनों का चेस सीक्वेंस देखने को मिलती है, जहाँ पे अल्टीमेटली जैसे ही स्टीव उसको पकड़ता है वो अपने आप को मार देता है। नाउ अब जब डॉक्टर एस्किन्स मारे गए हैं तो अब गवर्नमेंट के पास और भी सुपर सोल्जर्स बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है एंड वो लोग अपने इकलौते सुपर सोल्जर को भी वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो लोग स्टीव रोजर्स को कभी वॉर पे भेजते ही नहीं है, बल्कि उसे काफी सारे एड्स करवाते हैं, मूवीज बनाते हैं एंड उसे एज अ प्रमोशनल मटेरियल यूज करते हैं। नाउ स्टीव रोजर्स की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो अपने एक टूर पे निकला हुआ था एंड उसे किसी तरह पता चलता है कि उसके दोस्त बकी का यूनिट हाइड्रा द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। नाउ स्टीव अपने दोस्त को बचाना चाहता है, बट कर्नल फिलिप्स उसे कम्प्लीटली ना बोल देते हैं, बट उसके बाद पैगी आती है एंड स्टीव को थोड़ी बहुत हिम्मत देती है, जिससे स्टीव डायरेक्ट निकल पड़ता है हाइड्रा के बेस पे एंड उनपे हमला कर देता है। नाउ स्टीव के हमला करने के बाद वो बकी एंड उसके सारे दोस्तों को तो वहाँ से निकलवा लेता है, बट नाउ उसका सामना होता है अपने मूवी के मेन विलन जॉन स्मिथ से, जो कि हाइड्रा का लीडर है एंड उसके पास एक साइंटिस्ट भी है जो कि काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, उसका नाम है डॉक्टर जोला, जो कि आने वाले एमसीयू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नाउ बैक टू स्टोरी, हमें पता चलता है कि स्मिथ ने एक ह्यूमन मास्क लगाया हुआ है अपने रेड टेरिफाइंग स्कल को छुपाने के लिए, एंड ये हालत उसकी क्यों हुई, क्योंकि अपने स्टीव से पहले उसने ही सुपर सोल्जर सीरम लिया था एंड उसका साइड इफेक्ट हो गया, क्योंकि वो एकदम करप्ट आदमी था। नाउ हाइड्रा बेस से वो निकल जाता है एंड अपना स्टीव रोजर्स भी सभी सोल्जर्स को बचा के वापस आ जाता है। नाउ गवर्नमेंट को भी ये पता चलता है कि स्टीव के अंदर वो पोटेंशियल है एंड वो स्टीव को अपना कैप्टन बना देते हैं, जहाँ पे अब स्टीव के पास एक टीम है एंड हमें काफी सारे एक्शन मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो अलग अलग हाइड्रा के बेसिस पे जा रहे हैं एंड उन सबको तबाह कर रहे हैं। एंड इसी बीच उनके एक मिशन के दौरान एक हाई स्पीड ट्रेन पे जब वो लोग डॉक्टर जोला को पकड़ने घुसते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रेजेडी हो जाती है एंड बकी उस ट्रेन से गिर जाता है एंड सबको ऐसा लगता है कि बकी मर गया। ना अपना कैप्टन बकी की मौत से काफी ज्यादा दुखी है एंड नाउ ही एग्जीक्यूट द फाइनल पंच टू हाइड्रा। ना अपना कैप्टन लीड करता है मिलिट्री को हाइड्रा के लास्ट बेस जो कि माउंटेन्स में है। मिलिट्री एंड कैप्टन वहाँ पे हमला करके उन सबको मार के जंग जीतना चाहते थे एंड यही हमको काफी बढ़िया सी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे एक बार तो अपने कैप्टन अमेरिका को पकड़ लेते हैं, बट सोल्जर्स आके उसे छुड़वा लेते हैं, बट अपना रेड स्कल यहाँ से निकल पड़ता है एक मैसिव बॉम्बर प्लेन लेकर, जिसके अंदर वेपन्स लोडेड थे एंड यूएस की बड़ी बड़ी सिटीज को वो तबाह करना चाहता था। नाउ कर्नल फिलिप्स एंड पैगी की हेल्प से अपना कैप्टन भी किसी न किसी तरह उस प्लेन में चढ़ तो जाता है एंड रेड स्कल के प्लान को नाकाम करने में लगभग कामयाब भी हो जाता है। ना अपने कैप्टन एंड रेड स्कल के बीच में फाइट होती है कॉकपिट में, हमें पता चलता है कि रेड स्कल के पास टेसरेक्ट है एंड वो इसी की वजह से इतने सारे ब्रिलियंट
एफिशिएंट वेपन्स बना रहा है एंड इसी की एनर्जी से वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। नाउ रेड स्कल टेज़रेक्ट को होल्ड करने की कोशिश करता है बट टेज़रेक्ट उसे रिजेक्ट कर देता है एंड एक स्पेस पोर्टल खुलता है एंड रेड स्कल उसके अंदर गायब हो जाता है। नाउ प्लान अभी भी ऑटो पायलट पे चल रहा था एंड बॉम्ब न्यूयॉर्क पे गिरने वाले थे। अपना स्टीव पैगी से रेडियो पे बात करता है एंड उसे पता चलता है कि इस प्लेन को सेफली लैंड कराने का कोई भी तरीका नहीं है। नाउ इसी बीच दोनों मिलकर एक रोमांटिक डांस डेट शेड्यूल करते हैं एंड दोनों के बीच में हमें एक इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है। नाउ कट टू नेक्स्ट सीन, अपना कैप्टन प्लेन को क्रैश करवा देता है आइस के बीच में, जहाँ पे इसके प्लेन क्रैश करवाने के बाद सभी लोग मिलके उस प्लेन एंड स्टीव रॉजर्स को ढूंढ रहे थे बट किसी को कुछ भी नहीं मिला। नाउ जब हार्वर स्टार्क स्टीव को ढूंढ रहा था तब उसे ढूंढते ढूंढते उसके हाथ लग जाता है टेज़रेक्ट। नाउ जंप टू प्रेजेंट टाइमलाइन, जहाँ पे 70 साल बीत चुके हैं एंड हमें देखने को मिलते हैं कैप्टन अमेरिका बर्फ में जमे हुए, जहाँ से उनको रेस्क्यू किया जाता है। एंड जंप टू नेक्स्ट सीन, हमें देखने को मिलता है एक हॉस्पिटल रूम 1940s के स्टाइल का, जहाँ पे कैप्टन को तुरंत पता चल जाता है कि ये उनके साथ कुछ गेम खेला जा रहा है एंड वो दीवार तोड़ के बाहर निकल जाते हैं एंड भागते भागते वो टाइम स्क्वायर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो मिलते हैं निक फ्यूरी से एंड फिर वो अपने कैप्टन को बताते हैं कि तुम काफी टाइम से सोए हुए थे, लगभग 70 सालों से। एंड इन सारी बातों को लेके कैप्टन काफी ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो चुका था एंड वो लास्ट में जाते जाते कहता है एक डांस का वादा था। ना थोड़ी देर बाद हमको देखने को मिलता है कैप्टन पंचिंग बैग्स को काफी खतरनाक तरीके से पंच कर रहा है एंड निक फ्यूरी कमरे में आता है एंड उसे अवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए रिक्रूट करता है एंड देन फिर हमको देखने को मिलता है द अवेंजर्स का टीजर। सो इस तरह इस पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ मूवी तो खत्म हो जाती है बट इसके बाद जो मूवी आने वाली है वो इस फेज का फाइनल ब्लो होने वाला है। ना इस मूवी की बात करूँ तो ये मोस्टली हमको पास्ट टेंस में ही दिखाई जाती है। सो मुझे ये मूवी बढ़िया लगी। बाकी एपिसोड 6 में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि द अवेंजर्स ही वो पहली मूवी है जिसमें सारे अवेंजर्स एक साथ आए थे। सो एपिसोड 6 के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ आपको द अवेंजर्स के रिकैप के साथ, तब तक के लिए पीस।